नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी प्रसन्न और खुश होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी कि जीआईएस के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, उसको हमने काफ़ी विस्तार से देखा था। तो चलिए आज जीआईएस के अंतर्गत एक नए टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है भौगोलिक सूचना प्रणाली में आधारभूत कंप्यूटर, यानी फंडामेंटल कंप्यूटर ऑफ जीआईएस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी जीआईएस में आधारभूत कंप्यूटर उन उपकरणों और तकनीकों को संदर्भित करता है जो स्थानिक यानी स्पेशियल और भौगोलिक डेटा को इकट्ठा करने, संग्रह करने और विश्लेषण करने और प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जीआईएस में आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जीआईएस का मतलब ही है कि डेटा को इकट्ठा करना, उनका संग्रह करना, उनका विश्लेषण करना और प्रदर्शित करना। ठीक है, ये जीआईएस का काम ही है। तो ये सब काम जिन उपकरणों और तकनीकों की सहायता से किए जाते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, आधारभूत कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जीआईएस सिस्टम यानी जीआईएस तंत्र में शामिल कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कुछ इस प्रकार हैं। हार्डवेयर में दोस्तों हमने पहले भी बताया है कि कंप्यूटर के वे पार्ट जिन्हें हम देख सकते हैं, ठीक है, और छू भी सकते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि हम केवल देख सकते हैं उन्हें, लेकिन छू नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले बात है हार्डवेयर की। कंप्यूटर प्रोसेसर, यानी कि कंप्यूटर के कुछ हार्डवेयर हैं, उनके नाम दिए गए हैं और उनका उपयोग भी बताया गया है। तो सबसे पहले है कंप्यूटर प्रोसेसर, उच्च गति वाले प्रोसेसर जो बड़े जीआईएस डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे इंटेल कोर दोस्तों, यहाँ पे i3 नहीं होगा, i5 होगा। ठीक है, इंटेल कोर i5, AMD Ryzen 5, ये प्रमुख दो प्रोसेसर हैं जो कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद है स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि डाटा अगर कलेक्ट किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो संग्रहण किया ही जाएगा उसका। तो भौगोलिक डाटा और बड़े नक्शों को स्टोर करने के लिए बड़ी स्टोरेज क्षमता वाले हार्ड ड्राइव या सर्वर की आवश्यकता होती है। तो वे कौन कौन से स्टोरेज हैं, जैसे कि मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क, रैम, रोम, सीडी, डीवीडी, ये सभी आपके हार्ड डिस्क हैं जिनके माध्यम से हम डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, और आपको एक बात याद रखनी है कि डाटा को हमेशा बिट में मापा जाता है। ठीक है, ये इकाई होती है डाटा को मापने की। इसके बाद हैं कुछ इनपुट डिवाइस हैं जो कि हार्डवेयर हैं, जैसे डेटा इकट्ठा करने के लिए स्कैनर, जीपीएस डिवाइस, ड्रोन आदि, ये सभी इनपुट का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चित्र में कुछ हार्डवेयर यानी कि इनपुट डिवाइसों को बताया गया है। इनपुट डिवाइस हैं जैसे कीबोर्ड है आपका, स्कैनर है, ट्रैक बॉल, MICR, टच पैड, टच पैनल, लॉयस्टिक, बारकोड रीडर, माउस, OCR यानी ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ठीक है, तो ये आपके कुछ इनपुट डिवाइस हैं जो कि सब हार्डवेयर हैं, जिन्हें आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। इसके बाद हैं कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे बड़े डेटा सेट और नक्शों को प्रदर्शित करने के लिए हाई रेजुलेशन मॉनिटर और प्रिंटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे आपका मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, टच स्क्रीन, प्लॉटर। ठीक है, और जीपीएस कुछ प्रमुख आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं।
ठीक है। इसके बाद है क्लस्टर कंप्यूटिंग। जब जीआईएस डेटा बड़े और जटिल होते हैं, तो यानी क्लस्टर कंप्यूटिंग का प्रयोग कब होता है? जब डेटा बड़े और जटिल होते हैं तब कई कंप्यूटर एक साथ जुड़े होते हैं जो समानांतर प्रोसेसिंग के द्वारा कार्य को तेज करते हैं। इसे क्लस्टर या ग्रिड कंप्यूटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, इस चित्र में आपको दिखाया जा रहा है कि सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे डाटा को कंप्यूटर पे इनपुट किया गया, ठीक है। फिर ये कंप्यूटर इस डाटा को दूसरे कंप्यूटर में भेजता है, ये वाला तीसरे में भेजता है और ये वाला चौथे कंप्यूटर में भेजता है। इसके अलावा जो पहला कंप्यूटर है आपका, वो डाटा दूसरे वाले में भी भेजता है और तीसरे वाले में भेजता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद प्रोसेस सब करते हैं, यानी डाटा जो भेजा गया है ये प्रोसेस सब कंप्यूटर करते हैं, लेकिन रिजल्ट आपको पहले वाले में दिखाई देता है। ठीक है, तो इसे मल्टी या ग्रिड कंप्यूटिंग भी कहते हैं। इसके बाद है मल्टी कोर प्रोसेसर और जीपीयू। तो बड़े और जटिल स्थानिक डाटा, ठीक है, बड़े और जटिल स्थानिक डाटा, बड़े और जटिल स्थानिक डाटा का विश्लेषण करने के लिए मल्टी कोर प्रोसेसर या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी जीपीयू का फुल फॉर्म है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट का उपयोग किया जाता है, जिससे तेज़ी से गणनाएं की जा सकती हैं। ठीक है, इसके बाद है मोबाइल डिवाइस और सेंसर। फील्ड वर्क के दौरान डेटा इकट्ठा करने के लिए स्मार्टफोन, टैबलेट और अन्य सेंसर आधारित डिवाइस उपयोग किए जाते हैं। इनमें से कई डिवाइस जीपीएस तकनीक से लैस होते हैं जो रियल टाइम लोकेशन डेटा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो मोबाइल डिवाइस और सेंसर भी आपके क्या हैं? ये सब हार्डवेयर हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर में कौन कौन हमने बात कर ली। कुछ तो आपके कंप्यूटर प्रोसेसर हो गए, स्टोरेज डिवाइसेस हो गई, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, क्लस्टर कंप्यूटिंग, मोबाइल डिवाइस एंड सेंसर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब जिन्हें हम केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो जीआईएस सॉफ्टवेयर जैसे आर्क जीआईएस, क्यूजीआईएस, ग्रास जीआईएस, जिनका उपयोग स्थानिक डेटा के विश्लेषण, मैपिंग और विजुअलाइजेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो डाटा को विश्लेषित करते हैं, मैपिंग करते हैं और विजुअलाइजेशन यानी कि उन्हें दिखाते हैं। इसके बाद है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस। जीआईएस में स्थानिक डेटा को स्टोर और प्रबंधित करने के लिए डीबीएमएस का उपयोग किया जाता है। डीबीएमएस का उपयोग क्यों होता है? स्थानिक डेटा को स्टोर और प्रबंधित यानी मैनेज करने के लिए किया जाता है। इसके बाद रिमोट सेंसिंग सॉफ्टवेयर। रिमोट सेंसिंग दोस्तों हमने आपको बताया है कि धरातल पर किसी वस्तु या घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करना, वो भी बिना संपर्क किए हुए, यानी बिना छुए हम उसके बारे में डाटा कलेक्ट करना। तो रिमोट सेंसिंग सॉफ्टवेयर जैसे उपग्रह छवियों को प्रोसेस करने और उनका विश्लेषण करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर सभी आपके रिमोट सेंसिंग सॉफ्टवेयर ही होते हैं। इसके बाद है 3D मैपिंग और उनका विश्लेषण। तो आधुनिक जीआईएस सॉफ्टवेयर 3D मैपिंग और विश्लेषण की सुविधा भी प्रदान करते हैं, जिससे टेरेन का मतलब होता है दोस्तों बंजर भूमि। ठीक है, टेरेन, इमारतों और अन्य ऊर्ध्वाधर संरचनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है लंबवत। ठीक है, तो लंबवत संरचनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। 3D कहने का मतलब है दोस्तों, पहले तो 2D का मतलब है कि इसमें केवल लंबाई प्लस चौड़ाई दो चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन जो 3D होता है आपका 3 डायमेंशनल होता है, उसमें लंबाई प्लस चौड़ाई और प्लस ऊंचाई भी दिखाई देती है। ठीक है, तो ये आपका 3D होता है। तो जो आपका
GIS है वो 3D मैपिंग और विश्लेषण की सुविधा भी देता है, ऐसे भी सॉफ्टवेयर हैं आपके। इसके अलावा स्थानिक मॉडलिंग और सिमुलेशन, तो GIS सॉफ्टवेयर की सहायता से भविष्यवाणी मॉडल भी तैयार किए जाते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान, शहरी विकास की योजनाएं आदि के मॉडल तैयार करना। स्थानिक मॉडलिंग में मौसम, भू प्राकृतिक प्रक्रियाओं और जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन शामिल हो सकता है। ठीक है। इसके बाद है कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग का काम करते हैं। तो ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग, कई GIS सॉफ्टवेयर जैसे कि ArcGIS और QGIS में पाइथन जैसी भाषाओं का समर्थन होता है, जिससे जटिल स्थानिक विश्लेषण के कार्यों को ऑटोमेट किया जा सकता है। इससे डेटा प्रोसेसिंग का समय और श्रम दोनों की बचत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, पाइथन एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिसे कुछ प्रमुख GIS सॉफ्टवेयर डाटा की सहायता से ही समझा और विश्लेषित किया जा सकता है। इसके अलावा फंडामेंटल्स जो कंप्यूटर का पार्ट है उसमें आपका नेटवर्क और इंटरनेट भी है। डेटा साझा करने, क्लाउड स्टोरेज और दूरस्थ स्थानों से GIS डेटा को एकत्रित करने के लिए नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। इसमें डेटा साझा करना यानी जो बड़े प्रोजेक्ट में कई विभाग और एजेंसियां एक साथ काम करती हैं, ऐसे में GIS डेटा को नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से साझा किया जाता है, जिससे सभी प्रतिभागी वास्तविक समय में डेटा का उपयोग और विश्लेषण कर सकते हैं। इसके बाद है रिमोट एक्सेस और कनेक्टिविटी। तो फील्ड वर्कर और वैज्ञानिक दूरस्थ स्थानों से भी GIS डेटा तक पहुंच सकते हैं और अपने डिवाइस के ज़रिए डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि वैज्ञानिक जो बैठे होते हैं वो तो सेंटर पे बैठे होते हैं और कुछ लोग फील्ड पे काम कर रहे होते हैं, तो ये एक दूसरे का डाटा साझा करते हैं। तो किसके माध्यम से? नेटवर्क के माध्यम से ही साझा करते हैं। इसके बाद अगला जो फंडामेंटल कंप्यूटर का पार्ट है वो है आपका डेटा घटक। इसमें आपका है स्थानिक डेटा के प्रकार। तो स्थानिक डेटा के प्रकार हैं जैसे कि नंबर 1 है रास्टर डेटा। यह डेटा पिक्सल और ग्रिड के रूप में होता है। पिक्सल और ग्रिड कहने का मतलब है कुछ इस प्रकार से, यानी सेल के रूप में होता है वो। ठीक है, तो यह डेटा पिक्सल और ग्रिड के रूप में होता है, जैसे सैटेलाइट इमेजरी और एयरबोर्न फोटोग्राफी। इसके बाद है दूसरा वेक्टर डेटा। यह जो डेटा है ये पॉइंट्स, लाइंस और पॉलीगन्स यानी षटकोणीय होता है के रूप में होता है, जो भौगोलिक इकाइयों को दर्शाता है, जैसे सड़कें, नदियाँ और इमारतें। ठीक है, इन दोनों डाटा का दोस्तों रास्टर और वेक्टर डेटा में जो प्रमुख अंतर हैं इसको हम एक पार्टिकुलर वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ केवल आप थोड़ा सा जानकारी रखिए कि वेक्टर डेटा और रास्टर डेटा होता क्या है। इसके बाद है बिग डेटा और GIS। आजकल GIS बिग डेटा का भी उपयोग करता है, जैसे सोशल मीडिया से डेटा, यानी IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सेंसर से डेटा, जिसे प्रोसेस करने के लिए उच्च प्रोसेसिंग पावर और विशेष एल्गोरिदम की आवश्यकता होती है। क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया के माध्यम से, यानी फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनके माध्यम से बड़ी संख्या में डाटा तैयार होता है और इस डाटा को प्रोसेस करने के लिए एल्गोरिदम यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद क्लाउड और वेब आधारित GIS। क्लाउड कंप्यूटिंग GIS डेटा और सॉफ्टवेयर को क्लाउड पर होस्ट किया जाता है, यानी जो बादल हैं आपके जो बादल हैं उन पे होस्ट कर दिया जाता है, यानी भेज दिया जाता है, जिससे कहीं से भी डेटा एक्सेस और प्रोसेसिंग की जा सकती है। यह बड़ी मात्रा में डेटा को सुरक्षित रखने और साझा करने के लिए उपयोगी है। क्या? क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके बाद है वेब GIS।
वेब आधारित जीआईएस सॉफ्टवेयर जैसे ArcGIS ऑनलाइन या गूगल अर्थ उपयोगकर्ताओं को ब्राउज़र के माध्यम से इंटरैक्टिव मैप और स्थानिक डेटा देखने और विश्लेषण करने की अनुमति देते हैं। इसमें उपयोगकर्ता बिना किसी विशेष सॉफ्टवेयर के भी मैप्स देख और बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग भी गूगल अर्थ का इस्तेमाल करके देखिए, आपको जानकारियों को इकट्ठा करने में अत्यधिक आनंद की अनुभूति होगी। डेटा संग्रहण और प्रबंधन, ये भी फंडामेंटल कंप्यूटर का ही एक पार्ट है। पहला है स्थानिक डेटाबेस। जीआईएस में विशेष प्रकार के डेटाबेस का उपयोग किया जाता है जिन्हें स्थानिक डेटाबेस कहा जाता है। इनमें पोस्ट ग्रे SQL/ पोस्ट GIS, ओरेकल स्पेशियल और माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर स्पेशियल जैसे डेटाबेस शामिल हैं। ये डेटाबेस स्थानिक डेटा के भंडारण और क्वेरी के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। इसके बाद है डेटा सुरक्षा और बैकअप। तो जीआईएस में बहुत बड़ा डेटा होता है, यानी आंकड़े बहुत बड़े होते हैं, इसलिए इसके लिए उचित बैकअप और सुरक्षा प्रणालियां भी ज़रूरी होती हैं, खासकर तब जब संवेदनशील सरकारी और व्यावसायिक डेटा शामिल हो। आप लोग भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, उसमें बैकअप की सुविधा दी जाती है। ठीक है, भौगोलिक सूचना प्रणाली में कंप्यूटर और इससे संबंधित तकनीकों के और भी विस्तृत पहलू होते हैं जो जीआईएस को और अधिक उन्नत और उपयोगी बनाते हैं। आइए कुछ और गहराई से समझते हैं जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स के पार्ट हैं। जैसे अगर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की बात करें आज के समय में, तो पहला नाम आता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और मशीन लर्निंग यानी कि ML का नाम आता है। तो GIS में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग डेटा की भविष्यवाणी और विश्लेषण के लिए किया जा रहा है। तो आप समझ गए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ML का प्रयोग GIS में क्यों हो रहा है, किस लिए? तो भविष्यवाणी करने के लिए और विश्लेषण के लिए किया जाता है। किसका? डेटा का। उदाहरण के लिए लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन, बाढ़ या जंगल की आग की घटनाओं की भविष्यवाणी में AI तकनीकों का उपयोग किया जाता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम स्थानिक पैटर्न की पहचान करते हैं और स्वचालित रूप से डेटा की श्रेणियों का वर्गीकरण भी करते हैं। इसके अलावा कुछ और तकनीक हैं जैसे ड्रोन और UAV का मतलब है अनमैनेड एरियल व्हीकल्स। ड्रोन और अन्य UAV तकनीक का उपयोग भौगोलिक डेटा को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। यह तकनीक सटीक डेटा प्रदान करती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां मानव पहुंच सीमित होती है। ठीक है, यानी UAV जो तकनीक है ये सटीक डेटा प्रदान करती है जहां मानव पहुंच ही नहीं सकता है या सीमित है पहुंच। यह निर्माण, कृषि, पर्यावरण प्रबंधन और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन क्षेत्रों में। इसके बाद कुछ और तकनीक है जैसे लिडार का फुल फॉर्म होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लिडार एक रिमोट सेंसिंग तकनीक है, ठीक है, जो सटीक 3D मॉडल और नक्शे बनाने के लिए उपयोग होती है। तो लिडार किससे संबंधित है? रिमोट सेंसिंग से, और इसका उपयोग 3D मॉडल, 3D कहने का मतलब जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, 3D मॉडल और नक्शे बनाने के लिए उपयोग होती है। यह टेरेन का मतलब होता है बंजर भूमि, टेरेन और भूमि उपयोग का उच्च सटीकता से आकलन करता है और शहरी विकास, जंगलों की मैपिंग और जल संसाधनों की योजना बनाने के लिए आदर्श होता है। इसके बाद है कुछ भविष्य की GIS तकनीकें हैं जो फंडामेंटल कंप्यूटर्स का ही पार्ट हैं। भविष्य में कौन कौन सी GIS तकनीकें आएंगी? जैसे जियो फेशिंग और लोकेशन बेस्ड
सर्विसेज यानी LBS। तो GIS का उपयोग जियो फेंसिंग और लोकेशनल बेस्ड सर्विसेज के लिए भी किया जा रहा है। जियो फेंसिंग का उपयोग वाणिज्यिक और सुरक्षा के क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि जब कोई उपयोगकर्ता किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे छोड़ या मतलब किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रवेश करता है या छोड़ता है तो स्वचालित रूप से अलर्ट और अधिसूचना भेज दी जाती है। ये जियो फिशिंग है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है आप एक स्थान पर हैं और यहाँ पर या तो प्रवेश करें या यहाँ से बाहर जाएं तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आप इस स्थान को छोड़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी यानी VR या AR। वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी GIS के लिए एक नया मोर्चा खोल रहा है। वो क्या है? AR या VR का उपयोग भौगोलिक डाटा को देखने और विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है, जिससे उपयोगकर्ता किसी वास्तविक स्थान का वर्चुअल अनुभव कर सकता है। वर्चुअल अनुभव का मतलब है कि उसे लगेगा कि वह वास्तविक रूप से उसी स्थान पर खड़ा है जहाँ पर वह देख रहा है, जिसको देख रहा है, यानी वास्तविक रूप से वह वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो वर्चुअल अनुभव कर सकता है। उदाहरण के लिए शहरी नियोजन में एक इमारत के निर्माण से पहले 3D मॉडलिंग का उपयोग कर उसका अनुभव किया जा सकता है कि यह इमारत बनने के बाद या निर्मित होने के बाद कैसी लगेगी। इस प्रकार दोस्तों भौगोलिक सूचना प्रणाली में आधारभूत कंप्यूटर न केवल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तक ही सीमित है, बल्कि नेटवर्किंग, क्लाउड, डेटा प्रबंधन और विश्लेषण के विभिन्न स्तरों को भी कवर करते हैं। ये सभी घटक एक साथ मिलकर GIS का एक शक्तिशाली टूल बनाते हैं जो अनेक क्षेत्रों में निर्णय लेने की प्रक्रिया को सशक्त करता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की भौगोलिक सूचना प्रणाली में आधारभूत कंप्यूटर, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि इसके अंतर्गत हार्डवेयर के अंतर्गत कंप्यूटर प्रोसेसर, स्टोरेज डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। इसके बाद आउटपुट डिवाइसेस, क्लस्टर कंप्यूटिंग, मल्टी कोर प्रोसेसिंग GPU, मोबाइल डिवाइस और सेंसर, ये सब हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर में हमने देखा GIS सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिमोट सेंसिंग सॉफ्टवेयर, 3D मैपिंग और विश्लेषण, स्थानिक मॉडलिंग और सिमुलेशन, ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग। इसके अलावा नेटवर्क और इंटरनेट के बारे में बात की कि इनका उपयोग भी किस लिए किया जाता है, डाटा साझा करने के लिए, रिमोट एक्सेस और कनेक्टिविटी के लिए। इसके बाद डेटा घटक की बात की जिसमें डेटा के प्रकार बताए, रास्टर डेटा, वेक्टर डेटा, बिग डेटा और GIS। इसके बाद क्लाउड और वेब आधारित GIS की बात की। इसके बाद डेटा संग्रहण और प्रबंधन जिसमें स्थानिक डेटाबेस और डेटा सुरक्षा और बैकअप के बारे में बात की। इसके बाद कुछ और जो प्रमुख तकनीकियां हैं जिनका उपयोग GIS में होता है, कुछ आधुनिक प्रौद्योगिकियां हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। इसके अलावा ड्रोन और UAV तकनीक, लिडार तकनीक, और भविष्य में कौन सी तकनीकें आएंगी जैसे जियो फिशिंग और लोकेशनल बेस्ड सर्विसेज और वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी यानी VR और AR के बारे में चर्चा आपसे की, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो का जो PDF होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के पहले कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, जहाँ से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।